बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में आज हम लोग यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। आइए देखा जाए। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बेटा जी, एचसीएफ का मतलब आप लोग जानते हैं, महत्तम समापवर्तक। एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एफ का मतलब होता है फैक्टर, और एलसीएम का जो मतलब है, जो हिंदी में अर्थ है, वह है लघुत्तम समापवर्तक। एल का मतलब क्या होता है? लिस्ट। सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब मल्टीपल। तो हमें यहां पर दिए हुए संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों हमें यहां पे निकालना है। चलिए देखा जाए। चलिए, जैसे आपका ये पहला सवाल यहां पर है, ये दिया गया है आपका पहला सवाल 12, 15 और 21। हमें 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमें यहां पर दोनों प्राप्त करना है। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हम लोग यहां पर सबसे पहले दी हुई संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ओके, पहला काम बेटा यही है, किया जाए। देखिए भैया, ये सब संख्याएं बहुत छोटी हैं, हम लोग इसलिए डायरेक्ट इनका गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे? आइए देखा जाए। ये बेटवा 12 है, हम लोग 12 को लिख सकते हैं क्या? 4 गुणे 3। ओके भैया, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चल, और हम लोग इस 4 को भी लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 2 और फिर आपका ये गुणा 3, यानी कि 12 का फैक्टर हो गया, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया क्या? 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। चलिए, इसी प्रकार हम लोग 15 का भी गुणनखंड करेंगे। तो भैया रे, हम लोग इसे यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, 12 बराबर 4 गुणे 3। फिर हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, फिर बेटा गुणे 3। चलिए भैया, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 15 बराबर 3 गुणे हो जाएगा 5, और 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ठीक बेटा जी, यहां पर ये 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब हमें यहां पर 12, 15, 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आइए मेरे प्रिय बेटा जी, हम लोग सबसे पहले यहां पर एचसीएफ निकालते हैं। लिखेंगे 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर। देखिए भैया, किसी भी संख्या का एचसीएफ अगर हम लोग गुणनखंड करके निकालते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उन गुणनखंडों में कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों में है, जो तीनों में। बेटा हम लोग यहां पे देख सकते हैं, जैसे यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है, यहां भी 2 नहीं है, लेकिन बेटा जी यहां पे 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। 3 के अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो तीनों में इसमें 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 मिले। अर्थात केवल 3 ही ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में शामिल है। अरे भैया ये 3, ये भैया ये 3, ये 3, अर्थात आपका बेटा जी यही 3 जो है, ये आपका 3 बेटा जी ये तीनों में काम है। तो यही आपका हो जाएगा क्या? 3 उत्तर हो जाएगा। मतलब 12, 15, 21 का एचसीएफ हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? चल, अब हमें निकालना है एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे भैया 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए,
एलसीएम निकालने के लिए हम लोग दिए हुए संख्या का जो हम लोग गुणनखंड कर चुके हैं उनमें से ये देखते हैं सबसे पहले कि कौन संख्या कॉमन है, कौन संख्या तीनों में है। देखिए यहाँ पे ये 12, 15, 21, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड है, ये 15 का अभाज्य गुणनखंड है और ये 21 का अभाज्य गुणनखंड है। हम लोग ये पता करेंगे सबसे पहले कि कौन सी संख्या ऐसी है जो तीनों में घुसा हुआ है, जो तीनों में शामिल है। भैया तीन हमने लिख लिया। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी संख्या बची है। तो बेटा जो संख्या बची है हम लोग उसको भी ले लेते हैं एलसीएम में। देखिए आपका जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, गुणे 2 करेंगे। यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो इस 2 को हम लोग लिख लेंगे, यहाँ गुणे 2 कर दिया। ओके बेटा जी। अब देखो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कहीं 5 नहीं है, यहाँ पर भी कहीं 5 नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 होता तो ये 5 ये 5, तो हम लोग दोनों में से केवल एक 5 को लिखते। ऐसा नहीं है कि इसको भी लिखते, ऐसा नहीं। अगर 5 5 दोनों में इसमें शामिल है या इसमें शामिल है, मान लीजिए कि इसमें भी है ऐसे, तो हम इन दोनों पांचों में से एक 5 को लिखते। ऐसा नहीं कि हम इसको भी लिखते, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अगर 5 इसमें होता या इसमें होता तो हम लोग उन दोनों में से केवल एक 5 को लिखते, कोई भी संख्या हो। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन 2 में से केवल हम एक 2 को लिखते, ठीक है ना। मेरी बात आई समझ में, यही बात है। चलिए तो मेरे प्रिय बेटा जी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इस 5 को लिख लेंगे गुणे दिया। यहाँ पे 7 है और इसमें कहीं 7 नहीं है, तो 7 को भी हम लोग लिख लेंगे। यही आपका एलसीएम आ गया। आप इसे आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका एलसीएम आ जाएगा। भैया किया जाए आपका हो जाएगा 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 गुणे 7, तो 7 छक 42, 420 आ जाएगा भैया। यही 420 क्या आ जाएगा, 12 15 21 का एलसीएम और 3 12 15 21 का एचसीएफ आ जाएगा। क्या मेरी बात आई समझ में? ओके बेटा जी, आप इसको नोट करिए। चलिए हो गया बेटा जी, मिटा दें। ओके, अब दूसरा सवाल है बेटा, दूसरा वाला सवाल यहां पे है। दूसरा क्या है, चलिए यहां पे यह दिया गया है कि 17 23 और 29 का हमें मासा और लासा अर्थात हमें एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करना है। फिर बेटा वही बात, हम लोग दिए हुए संख्या का सबसे पहले बेटा हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ओके, किया जाए तो भैया रे 17 का अभाज्य, 17 का लिख लीजिए, 17 का अभाज्य गुणनखंड। भैया हम लोग 17 को लिख सकते हैं केवल a गुणे 17, कोई दिक्कत? हमने आपसे बताया था कि आपका 17 अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या या तो 1 से कटती है, मतलब अभाज्य संख्या 1 से कटती है और खुद अपने से कटती है। इसलिए मेरे प्रिय बेटा जी, मेरे सुंदर सुंदर बेटा जी, हम लोग 17 का जब भी हम लोग गुणनखंड करेंगे, फैक्टर लिखेंगे, तो हम लोग वहां पे लिख सकते हैं a गुणे 17। ठीक बेटा, आइए 23 का अभाज्य गुणनखंड भैया, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं a गुणे। ओके, फिर बेटा जी 29 का अभाज्य गुणनखंड मेरे प्रिय बेटा जी, कोई दिक्कत? 1 गुणे। ओके बेटा, चल अब हमें यहां पर बारी बारी से
HCF LCM हमें बेटा जी ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग बहुत सुंदर ढंग से यहां पर निकालने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे यहां पर 17, 23, 29 का HCF मेरे प्रिय बेटा जी। हमने आपसे बताया कि किसी भी संख्या का यदि हम लोग गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF या LCM निकाल रहे हैं, तो अगर हम लोग बात करें HCF की, यदि हम लोग बात करें HCF की, तो बेटा HCF के लिए हम लोग ये देखते हैं कि उन दिए हुए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है। HCF निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि उन दिए हुए या उन किए हुए संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में घुसा हुआ है, जो तीनों में शामिल है। तो भैया देख लीजिए, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, यही भैया हो जाएगा क्या, एक क्या हो जाएगा, HCF। बेटा जो कॉमन होता है उनमें से एक को हम लोग एक संख्या को लिख लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक गुणे एक गुणे एक ऐसा होगा, ऐसा नहीं, उनमें से एक जो कॉमन होता है बेटा। HCF के लिए मासा के लिए बेटा, महत्तम समापवर्तक के लिए ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में शामिल है, सम्मिलित है, कॉमन है, ठीक है ना। तो उनमें से एक संख्या को लिख लेते हैं। तो भैया अब आपका उत्तर आ गया 17, 23 और 29 का HCF एक आ गया मेरे सुंदर सुंदर बेटा जी। आइए अब हम लोग यहां पर 17, 23 और 29 का 17, 23 और 29 का हम लोग LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। हमने आपसे बताया कि LCM निकालने के लिए ये देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है, ठीक है ना, या दोनों में कॉमन है। तो अगर दो में कॉमन है तो उनमें से एक संख्या हम लोग लिखते हैं, ये हमने आपको बता दिया। तो यहां पर सौभाग्य की बात यह है कि यहां पर एक यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, तो इनमें से हम लोग एक संख्या को लिख लेंगे। बाकी ये देखते हैं कि जो शेष संख्या बचते हैं उनको भी हम लोग LCM के दौरान लिख लेते हैं। यदि हमें LCM निकालना है तो जो संख्या कॉमन है हम लोग उसको तो लिखते ही हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं मेरे प्रिय बेटा जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो जो 17 है, जो आपका 17 बच रहा है बेटा, उस 17 को हम लोग लिख लेते हैं। बुढ़े बेटा यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 नहीं है, तो हम लोग 23 को भी लिख लेंगे। ओके बेटा जी। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 29 नहीं है, हम लोग 29 को भी लिख लेंगे। अगर बेटा ऐसा होता, मान लीजिए यदि यहाँ पे 29 होता, सपोज दैट, तो दोनों में मतलब केवल यहाँ दो में मतलब इसमें और इसमें 29 कॉमन है, तो हम लोग इनमें से केवल एक 29 को लिखते। ऐसा नहीं है कि इसको भी लिखते, ऐसा नहीं, केवल एक 29 को लिखते। मेरी बात आई समझ में, ठीक है ना। लेकिन यहां पर जो है आपका 29 है और ये 29 बेटा जी केवल यहीं पे है, तो हम उस 29 को लिख लेंगे। तो अब भैया इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है 17, 23, 29 का LCM मिल जाएगा। भैया जब हम लोग 17, 23 और 29 का आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11,339 बेटा। यही जो है 11,339 जो है 17, 23 और 29 का LCM हो जाएगा। चलो बेटा हो गया बेटा, ओके मिटा दें इसको। चलिए बेटा अब हमारा जो है तीसरा सवाल है, उसको हम लोग लगाएंगे। तीसरे का तीसरा सवाल ये देखा जाए। ये आपका खत्म हो गया, ये हमने आपको लगा दिया। चलिए तीसरा सवाल है आपका 8, 9 और
25 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। आइए मेरे प्रिय बेटा जी, हम लोग अलग अलग संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं भैया। चूंकि संख्याएं बहुत छोटी है तो हम लोग डायरेक्ट इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। आइए देखा जाए, लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके बेटा जी, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3। भैया 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 5। ओके, आइए अब हम लोग जो है यहां पर 8, 9, 25 का अलग अलग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखा जाए, लिखेंगे यहां पर 8, 9, 25 का एचसीएफ बराबर हो जाएगा। मैंने आपसे बताया कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, हम लोग सबसे पहले दिए हुए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर ये देखते हैं कि उनमें कौन सी संख्या ऐसी है जो सब में कॉमन है। तो बेटा जी यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है और यहां भी 2 नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में शामिल हो। लेकिन बेटा जी यहाँ पर हम लोग एक तो लिख सकते हैं ना, एक सब में कॉमन होता है, क्योंकि बेटा एक से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। बोलो भैया, एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं, बट जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं कि एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। यही बेटा एक तीनों में कॉमन है, तो ये आपका एक आ जाएगा क्या, एचसीएफ, किसका, 8, 9, 25 का। अब हम लोग जो है यहां पर निकालेंगे 8, 9, 25 का एलसीएम। तो देखा जाए, हो जाएगा 8, 9, 25 का एलसीएम निकालेंगे मेरे प्रिय बेटा जी। चलिए पहली बात, जो कॉमन है तीनों में उसको लिख लीजिए एक। इसके बाद जो नहीं कॉमन है, जो शेष बचते हैं, उसको हम लोग भी एलसीएम में लिखते हैं। आइए देखा जाए, जैसे मान लीजिए यहां पे 2 है, यहां कहीं पर 2 नहीं है, यहां पर कहीं पर 2 नहीं है, हम लोग इस 2 को यहां पे लिख लेंगे। ओके, अब यहां पे 2 है, यहां पे कहीं पर 2 नहीं है, यहां भी कहीं 2 नहीं है, हम लोग इस 2 को लिख लेंगे। ओके बेटा जी, यहां पे 2 है, यहां 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, इस 2 को हम लोग लिख लेंगे। ओके बेटा जी, चलिए यहां पे 3 है, यहां पर कोई 3 नहीं है, हम लोग इस 3 को लिख लेंगे। यहां पे 3 है, यहां पे कोई 3 नहीं है, बेटा इस 3 को हम लोग लिख लेंगे। यहां पे 5 है, ठीक, और इसमें कहीं 5 नहीं है, हम लोग इस 5 को भी लिख लेंगे। गुड भैया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इस 5 को भी हम लोग लिख लेंगे। आइए देखा जाए, अब हम लोग जो है इनका आपस में गुणा करेंगे, वही हमारा आ जाएगा क्या, एलसीएम। तो भैया चलिए, तो एक से कोई मतलब है नहीं, चलिए भैया 1 दूना 2, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तेरी 24, 24 तिया 72, फिर 72, 72 भैया, और बुढ़े 5 25 भैया, 72 में 25 से मल्टीप्लाई करिए, तो ऐसे कर लीजिए ना। देखिए 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72, 72 पचे 72 पचे कर लीजिए, 5 दूना 10, हासिल 1, और 5 सत्ते 35, एक हंसिलवा 36। फिर बेटा 360 गुणे 5 करेंगे अब। ओके, 5 शून्य 0, 5 छक्का 30 को 0, हासिल 3,
और 5 यही 15, 15 3 18, ये आपका आ जाएगा 1800 आ जाएगा। ये 1800 आ गया 8 9 25 का एलसीएम। ओके बेटा जी, मैं समझता हूं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलो भैया हो गया, मिटा दे बेटा जी। चलिए अब आपका चौथा सवाल यहां पर दिया गया है। चौथा बहुत ही सुंदर सवाल है और बहुत ही आसान। सब सवाल आसान है, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए आपका चौथा सवाल यहां पे दिया गया है, कह रहा है कि दो संख्याएं बेटा दिया गया है 306 और 657। ओके बेटा जी, और इन दोनों का बेटा जी एचसीएफ दिया गया है। इनका जो है एचसीएफ दिया गया है, ये 9 आया है। हमसे कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मान बताइए। ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके, यहां पर बेटा दो संख्याएं हमें पता है, दिया गया है। क्या है? 306 दिया गया है और 657 दिया गया है। इन दोनों का जो एचसीएफ है, जो महत्तम समापवर्तक है, वह 9 दिया गया है। हमसे ये कह रहा है कि एलसीएम का मान बताइए। ठीक है, तो बेटा जी, मेरे प्रिय बेटा जी, मैंने आपको पिछले वीडियो में एलसीएम, एचसीएम और दिव्य संख्याओं का आपस में जो संबंध होता है बेटा, मैंने आपको बताया था। वास्तव में होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या बेटा हल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हम लोग जानते हैं भैया, ये सूत्र है। अच्छा, हमें यहां पर पहली संख्या पता है 306, दूसरी संख्या हमें पता है 657, हमें एचसीएफ पता है 9, हमें एलसीएम निकालना है। हम लोग यहां पर इन सबके मानों को रख करके और पक्षांतर करके हम लोग यहां पर एलसीएम के मान को निकाल सकते हैं। देखिए नियम क्या बेटा, नियम यह है, हमें जिस संख्या के मान को निकालना होता है भैया, याद रखिए भैया, खास बात है, बिल्कुल खास बात है। हमें जिस संख्या के मान को प्राप्त करना होता है, उस संख्या को हमेशा बराबर के बाईं तरफ रखा जाता है। अर्थात हमें एलसीएम प्राप्त करना है, हमें एलसीएम को निकालना है, तो हम लोग इस एलसीएम को बराबर के बाईं तरफ रखने का प्रयास करेंगे। तो बेटा जी बहुत आसान है, देखिए ऐसे पकड़िए, ठीक है, और ऐसे घुमा दीजिए। या देखिए, आपने यहां से इसको पकड़ा ऐसे और आपने इसको ऐसे घुमा दिया, या मतलब ये यहां पे, ये यहां से, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, आपका बेटा जी हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम बेटा जी बराबर हो जाएगा पहली संख्या बेटा जी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मेरे मुन्ना, मेरे प्रिय मुन्ना बेटा, मेरे राजा बेटा। देखो हो गया ना। चलो, हमें एक सीएफ पता है भैया, 9 सवाल में दिया गया है। लिखिए यार, क्या दिक्कत है? ओके, हमें इसी एलसीएम के मान को प्राप्त करना है, निकालना है। तो बेटवा आप इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, हो जाएगा एलसीएम बराबर करेंगे भैया,
हमें पहली संख्या पता है, काव है भैया, अरे कान है यार, दिखाई ना देता है, कान है 306, लिखिए ना यार, बूढ़े भैया। हमें दूसरी संख्या भी पता है, क्या, 657, 600 भैया 57। बहुत हलवा सवाल है, कुछ नहीं करना है। अब हमें इस 9 को उठा करके बराबर के दाईं तरफ लाना है। तो बेटा, मेरे सुंदर सुंदर बेटा जी, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई संख्या कहीं पर गुणे में है, यदि वह संख्या बराबर के बाईं तरफ या दाईं तरफ कहीं भी, मान लीजिए यहां तो मान लीजिए 9 को लेके जाना है कहां पे, दाईं तरफ। तो यदि यहां पर 9 गुणे में है, जब हम 9 को बराबर के दाईं तरफ लेके जाएंगे तो गुणे वाली संख्या हमेशा बटे में हो जाती है भैया, ये पक्षांतर का नियम है। अगर कोई संख्या किसी संख्या में गुणे के रूप में है, यदि हम चाहें कि उस संख्या को बराबर के दाईं तरफ लेके जाएं, तो यह संख्या जब दाईं तरफ जाएगा तो यह संख्या गुणे से बटे में हो जाएगी। ओके बेटा जी, आप इसको यहां पे, तो देखिए भैया, अब आपका एलसीएम बराबर हो जाएगा, यह 9 इसमें क्या है, गुणा है। जब यह 9 बराबर के दाईं तरफ जाएगा बेटा, तो यह गुणे से फिर बटे में हो जाता है। देखिए ना, आपका हो जाएगा 306 गुणे भैया 657 भैया, बटे करेंगे 9। अब आप इनको 9 से काटिए, तो हमको लगता है कि, देखिए हम लोग जो है सबसे पहले 3 से काटेंगे। क्यों बेटा जी, 3 से 9 कट जाएगा और 3 से 306 भी कट जाएगा, तो काटो यार। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, शून्य 3 दूना 6। तो बेटा जी 102 भी 3 से कट जाएगा, काटो। 3 एकम मतलब 3 से कट जाएगा और 102 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3 बेटा जी। 3 त्रिका 9, 10 में से 9 जाए 1, ये 2 हुआ 12, फिर 3 चौक के 12, आपका आ गया 34 गुणे 657 भैया। आप 657 में 34 से मल्टीप्लाई करिए, वही आपका उत्तर आ जाएगा। तो भैया करिए, आइए देखा जाए। 657 गुणे करेंगे भैया 34, चलिए भैया, 4 सत्ते 28 तो 8 हासिल 2, 4 पचे 20 और हासिलवा 2 हो जाएगा 22, 22 2 फिर हासिल 2 मान लीजिए, और फिर 4 छक 24 फिर हासिल 2 26 हो जाएगा। ओके, चलिए भैया, 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 और हासिलवा 2 17, 17 को 7 हासिल 1, और फिर 3 छक 18, 1 हासिलवा 19 हो जाएगा। ये आपका 8 आ जाएगा, 2 1 आपका 3 आ जाएगा, 7 छक 13 हासिल 1, 9 2 11, 1 हासिलवा 12 को 2 हासिल 1, 1 1 2, ठीक है ना। चलिए भैया, अगर गुणा करने में कोई फॉल्ट हुआ हो बेटा, तो आप इसको अपने से कर लीजिएगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा 22,338। ओके बेटा जी, थोड़ा एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं। 4 सत्ते 28 को 8 हासिल 2, 4 पच्चे 20, 20 और हासिल 2 हो जाएगा 22, 22 को 2 हासिल 2, 4 छक्का 24, 24 और 2 हासिल 26, 3 सत्ते 21 को 1 हासिल 2, 3 पच्चे 15, 15 और हासिल 2 17, 17 को 7 हासिल 1, और 3 छक्का 18, 1 हासिल 19, 8 आ जाएगा, 2 1 3, 7 छक्का 13 3 हासिल 1, 9 2 11, 1 12, 2 हासिल 1 2, सही है। तो बेटा जी आपका एलसीएम मिल गया, चलिए नोट करिए। ओके बेटा जी, चलिए अब आपका जो है 5वां सवाल है बेटा, इसको मिटा दें। चलिए आपका 5वां सवाल यहां पर है। चलिए भैया 5वां सवाल हम लोग यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन 5 आपका आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि
क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, बेटा n है, n ये आपका n है, n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, देखा जाए। चलिए भैया, इसमें सवाल ये कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की n घात अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यहां पर बेटा जी ये इसका कहने मतलब ये हुआ कि 6 की यहां पर कौन सी घात हो जाए कि यदि हम उसे सॉल्व करें तो उसका उत्तर जो आए तो उत्तर में उसका इकाई का अंक 0 आ जाए। जैसे मान लीजिए 12,650, ये मतलब हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध तो नहीं करना है, हमें ये चेक करना है या इसको हमको देखना है कि 6 की ऐसी कौन सी घात हम लोग यहाँ पे लिख दें कि अगर उसे हम हल कर दें तो उसका उत्तर इस रूप में आ जाए और ताकि उसका इकाई का अंक 0 आए। क्या ये संभव है? तो भैया आइए इसको हम लोग पता करते हैं, चेक करते हैं। चलिए भैया देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह हमेशा शुरू होती है 1 से और खत्म होती है अनंत पर। जितनी प्राकृतिक संख्या होती है, जितनी नेचुरल नंबर बेटा होती है, वह सभी के सभी संख्याएं हमेशा शुरू होती हैं 1 से और खत्म होती है कहां पर? अनंत पर बेटवा। ये क्या है? ये बेटा प्राकृतिक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ओके बेटा जी, चलिए अब इनमें से कौन सी घात हम लोग 6 के ऊपर लिख दें कि उसका उत्तर ऐसा आए कि उस अंक का इकाई का अंक 0 आ जाए। क्या ये संभव है? आइए चेक किया जाए। मान लीजिए जैसे आपका यहाँ पे 6 की n घात है, अगर हम इस n पे स्थान पे 1 लिख दें या 6 की 2 घात लिख दें या 6 की 3 घात लिख दें तो क्या इनको सॉल्व करने पर जो उत्तर आता है उस उत्तर का, उस संख्या का इकाई का अंक 0 आता है? तो आइए चेक किया जाए। देखिए यहां पर 6 की 1 घात है तो बेटवा जब 6 की 1 घात है तो 6 का गुणा केवल 1 बार। ओके बेटा जी, 6 का गुणा केवल 1 बार। अच्छा, यहां पर 6 की 2 घात है तो यहां पर जब 6 की 2 घात है तो यहां पर 6 की गुणा बेटा 2 बार। हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या का जितनी घात होता है बेटा, किसी संख्या का जितनी घात होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा किया जाता है। हमने वही तो किया है। चलिए भैया देखा जाए, यहां पर 6 की 3 घात है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6। तो भैया ये आपका 6 आ गया। चलिए यदि इसको हम सॉल्व करें तो 6 छवा के 36 बेटा। यदि हम इसको भी सॉल्व करें तो 6 छवा के 36, फिर 36 छक्का, देखिए 6 छवा के 36, 36 छक्का क्या होगा? तो देखा जाए 6 छवा के 36 को 6 हासिल 3 और 6 3 18, 18 और 3 21 बेटा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहां पर इकाई का अंक 6 आ रहा है, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6, यानी कि 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ओके, तो हम लोग 6 की चाहे जितनी घात लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिख दें, यदि उसको हम सॉल्व करते हैं तो जो उसका उत्तर आएगा उस उत्तर का इकाई का अंक कभी 0 नहीं आएगा। आप यहां पे देख सकते हैं।
हाँ बेटा, जीरो तभी आएगा यदि, देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका 6, 6 की अंक, यदि हम 6 का फैक्टर करें बेटा, यदि हम 6 का गुणनखंड करें, हम लोग पाते हैं 2 गुणे 3। ओके बेटा जी, सॉरी यहाँ पे लगा, अगर किसी तरीके से 3 के स्थान पे 5 हो जाए, यदि 3 के स्थान पे 5 हो जाए, तब देखिए 2 गुणे 5 घात n, 2 पच्चे 10 की घात n। अब देखिए अगर यहां पर 10 की हम लोग जो भी घात लिख दें, 1 2 3 4 मान लेते हैं, हमने यहां पे 10 की घात लिख दिया 3, तो बेटा इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 का गुणा 3 बार हो जाएगा, और जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपस में बेटा गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा 1000। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3 के स्थान पर 5 हो जाए, अगर 3 के स्थान पे 5 हो जाए, तो हम लोग इस 6 की या कोई भी संख्या हो, उसका चाहे जो भी घात लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, कुछ भी लिख दें, उसका गुणनफल हमेशा ऐसी संख्या आएगी कि जिसका इकाई का अंक अवश्य शून्य आएगा। लेकिन चूंकि यहां पे 3 है, ठीक है ना, जब 3 है तो किसी भी हाल में 6 का हम चाहे जो भी घात लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5, तो उससे जब या उसको हम सॉल्व करेंगे, उससे बेटा जी कभी भी उस संख्या का इकाई का अंक शून्य नहीं आएगा। शून्य बेटा तभी आएगा जब 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 हो। लेकिन बेटा जी यहाँ पे 3 है, तो बेटा जी ये कंफर्म हो गया कि 6 का हम कोई भी घात लिखें, उसका मान में जो उसका उत्तर आता है, जो उसका मान आएगा, उसके मान में उस संख्या का इकाई का अंक कभी शून्य नहीं आएगा। तो लिखा जाए, अभी आपका सिद्ध हो गया। शून्य आने के लिए बेटा, शून्य आने के लिए 3 के स्थान पे 5 होना चाहिए, अथवा 2 और 5 आपस में साथ साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 का 5 में या 5 का 2 में। ओके, ठीक है, इस बात को यहां पे लिखेंगे बेटा, चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 की 5, इससे कभी भी 6 की n घात का मान में इकाई का अंक शून्य कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। शून्य तभी आएगा, शून्य तभी आएगा जब 3 के स्थान पे, इसके 3 के स्थान पर 5 हो जाए, या 2 गुणे 5 साथ साथ आपस में गुणे में अतः 6 की n घात के मान में, अतः 6 के n घात के मान के इकाई, अतः 6 के n घात के मान में, पुस्तक में n का मान चाहे जो रखें, चाहे जो रखें, के मान में प्राप्त संख्या का इकाई का अंक कभी शून्य नहीं आएगा। ये कंफर्म है। ओके, नोट करिए।
चलिए ओके बेटा जी, चलिए बेटा इसको मिटा दें। ओके चलिए, हो गया बेटा जी, मिटा दें। चलिए अब आपका जो है ये 6वां और 7वां सवाल आपका बच रहा है, इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्रिय बेटा जी, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।